वेलकम बैक फ्रेंड। इन्वेस्टोलॉजी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है निशिकांत और आप देख रहे हैं इन्वेस्टोलॉजी। यहाँ पर होती है इन्वेस्टमेंट की बात मेरे साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हमारे एक व्यूअर के कमेंट के बेस पर हम मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप इन्वेस्टोलॉजी इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, तो ये जो फंड है ये फरवरी 2014 में लॉन्च हुआ था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड को लगभग लॉन्च होके लगभग 10 साल से ऊपर का पीरियड हो चुका है। और अगर हम बात करें इस मिड कैप फंड के फंड साइज की, तो इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का जो फंड साइज है वो अभी 10,378 करोड़, यानी कि 10,000 करोड़ से ऊपर का फंड साइज इस फंड का हो चुका है। अगर हम बात करें इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की फंड मैनेजर की, तो मिस्टर निकेश शाह जो है वो इस फंड को 2020 से मैनेज कर रहे हैं। और साथ ही अभी इस फंड को अंकुश सूद और राकेश शेट्टी ने नवंबर 2022 से ज्वाइन किया है। लेकिन आप यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिए कि इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को जब से मिस्टर निकेश शाह ने ज्वाइन किया है 2020 से, तभी से इस फंड के जो परफॉर्मेंस है उसमें कमाल का सुधार आया है। क्योंकि जब से निकेश शाह ने इस फंड को ज्वाइन किया है, तभी से ये फंड अपनी कैटेगरी में 2 साल, 3 साल और 5 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। साथ ही अगर हम इस फंड के मार्केट कैप अलोकेशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो एक मिड कैप फंड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंड है वो अपने टोटल पोर्टफोलियो का टोटल 22.38% पोर्शन लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। साथ ही ये जो फंड है मिड कैप फंड है, तो जाहिर सी बात है कि इस फंड का जो सबसे ज़्यादा अलोकेशन होगा वो मिड कैप में होगा। तो ये फंड अपने टोटल पोर्टफोलियो का 72.22% जो पोर्शन है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। और साथ ही अपने रिटर्न्स को बढ़ाने के लिए ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनीज में भी अपने टोटल पोर्टफोलियो का 2.31% इनमें इन्वेस्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लार्ज कैप में 22% से ज़्यादा का पोर्शन इस फंड ने अपने रिस्क को कम करने के लिए और लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट किया है। और साथ ही अपने रिटर्न को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा हिस्सा स्मॉल कैप में भी अपने फंड का इन्वेस्ट करता है। तो एक अच्छा मिक्सचर यहाँ पे आपको मार्केट कैप का देखने को मिल रहा है। साथ ही अगर हम इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें, तो अब ये जो फंड है ये अपनी इन्वेस्टर से टोटल 0.65% का एक्सपेंस रेशियो अपनी इन्वेस्टर से चार्ज कर रहा है। अगर कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है अभी के टाइम में आपको कैटेगरी से कम दिखाई दे रहा है। साथ ही अगर हम इस फंड के दूसरे रिस्क पैरामीटर की बात करें, तो अगर हम इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो किसी भी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले कितना ज़्यादा वोलाटाइल है, और ये जितना कम हो उतना ही एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो हम इस फंड के स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन के मामले में ये फंड थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर हम कैटेगरी से इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को कम करें, तो कैटेगरी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 14.5% है, लेकिन इस फंड का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये 15.26% का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड काफ़ी रिस्की माना जाता है। और अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है वो अग्रेसिव टाइप के अगर आप इन्वेस्टर है, तभी आपको इस फंड को अपने लिए कंसिडर करना चाहिए। साथ ही अगर हम इस फंड के शार्प रेशियो की बात करें, तो किसी भी फंड का शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि ये फंड इसका जो रिटर्न है वो कितना ज़्यादा वोलाटाइल रहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शार्प रेशियो जितना ज़्यादा हो उतना एक फंड के लिए अच्छा होता है। तो अगर हम शार्प रेशियो की बात करें, तो क्या इसके कैटेगरी एवरेज से अगर हम इसके शार्प रेशियो का कंपैरिजन करें, तो शार्प रेशियो के मामले में ये फंड अपने
अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्म करता दिखाई दे रहा है। वही इस फंड के अगर हम टर्नओवर रेशियो की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो 131% का 131% का टर्नओवर रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फंड कितना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है। वही अगर इस फंड के पी रेशियो की बात करें तो किसी भी फंड का पी रेशियो ये बताता है कि उस फंड के पोर्टफोलियो में किस टाइप की कंपनी शामिल है। पी रेशियो अगर हाई हो तो ऐसा माना जाता है कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अगर पी रेशियो लो हो तो ऐसा माना जाता है कि ये फंड वैल्यू ओरिएंटेड कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो अगर हम इस फंड के पी रेशियो को उसके कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैटेगरी एवरेज से मुकाबले इस फंड का जो पी रेशियो है वो 52% का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और कैटेगरी एवरेज का जो पी रेशियो है यहाँ पर आपको सिर्फ 39.46% यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंड जो है ये फंड वेरी हाई ग्रोथ वाली कंपनीज में अपना इन्वेस्टमेंट करता है। वही अगर हम इस फंड के टॉप 5 सेक्टर की बात करें तो इस फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में 13.79% का इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो इस फंड का जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में अलोकेशन है वो 11.87% है। वही ये फंड फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनीज में 11.62% अलोकेशन इन्वेस्ट करके चल रहा है। वही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की बात करें तो इस फंड के पोर्टफोलियो में 11.42% कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट लेके चल रहा है। और वही अगर कम्युनिकेशन वाली सेक्टर की बात करें तो ये फंड आप देख सकते हैं कि इस फंड ने दूसरे सारे मिड कैप फंड से अलग कम्युनिकेशन सेक्टर में भी अपने पोर्टफोलियो का 10.65% अलोकेशन यहाँ पे लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दूसरे मिड कैप फंड है उन फंड में आपको जो कम्युनिकेशन सेक्टर है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ये फंड दूसरे मिड कैप फंड से अलग कम्युनिकेशन सेक्टर में भी अपना इन्वेस्टमेंट करके चल रहा है। वही अगर हम इसके टॉप 10 कंपनीज की अगर इसके पोर्टफोलियो की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके जो पोर्टफोलियो में आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, प्रेस्टीज इस्टेट प्रोजेक्ट, कॉर्फोएज और वोडाफोन आइडिया, कल्याण ज्वेलर्स इंडिया, पॉलीकैब इंडिया, जोमैटो, परसिस्टेंट सिस्टम एंड बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी रिस्की कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में दिखाई देगी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इसका जो पोर्टफोलियो है वो दूसरे मिड कैप फंड के कंपैरिजन में इसका पोर्टफोलियो में आपको डिफरेंट अलोकेशन मिड कैप कंपनीज में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पर्टिकुलरली इसने सिर्फ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में ही अपने पोर्टफोलियो का लगभग 10% इन्वेस्टमेंट किया है। वही अगर हम इसके दूसरे सेक्टर की बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में भी इस फंड ने 10% के आसपास अपना एक्सपोजर लिया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो फंड है इस फंड का जो पोर्टफोलियो है वो आपको वेरी कॉन्सेंट्रेटेड देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्टॉक इसके पोर्टफोलियो में तो है ही नहीं, और साथ ही ये जो फंड है वो एक पर्टिकुलर एक स्टॉक में बहुत ज़्यादा अपना पोर्टफोलियो का हिस्सा इन्वेस्ट करके चल रहा है। तो ऐसा जो म्यूचुअल फंड होता है वो अगर इसके पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है वो अगर अच्छा करते हैं तो इस फंड में भी आपको अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन अगर इसके अगर पर्टिकुलर स्टॉक में अगर मंदी आती है तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका भी जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो में अगर आप वेरी अग्रेसिव टाइप के इन्वेस्टर है तभी आपको ऐसे फंड को अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर करना चाहिए। लेकिन अगर हम इसके फिलहाल 2 साल, 3 साल और 5 साल के रिटर्न की अगर बात करें तो ये फंड इस फंड के पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक है वो पिछले 3 से 5 सालों में अच्छा परफॉर्म करके दे रहे हैं। तो फिलहाल ये जो स्टॉक का जो अलोकेशन है वो फिलहाल हमारे लिए कोई कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। वही अगर हम इस फंड के वन टाइम रिटर्न की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर इस फंड में आपने ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से अगर इस फंड में आपने 10,000 का वन टाइम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट आपने किया होता तो इस फंड ने आपके जो 10,000 रुपये है वो 10 साल में
78,137 रुपये कर दिए होते। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फंड ने जो है अपनी इन्वेस्टर को लगभग 10 साल में 23% का, 5 साल में 32% का और 3 साल में 41% का और पिछले 2 साल में तो 51% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। वही बात हम अब अगर हम इसके SIP इन्वेस्टमेंट को अगर देखें तो अगर इस फंड के अगर हम SIP रिटर्न को कॉन्सेंट्रेट करें तो अगर आपने इस फंड को जब से यह फंड लॉन्च हुआ है तब से अगर इस फंड में आपने 1,000 रुपये की मंथली SIP अगर शुरू की होती तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट है इस फंड ने 12,000 से लेके 16,848 रुपये कर दिया होता है। यानी पिछले 1 साल में इस फंड ने 82% का शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दिया है। वही अगर हम वही बात हमें 2 साल में भी देखने को मिलकर 2 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 59% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। वही अगर हम 3 साल की बात करें तो 3 साल में भी इस फंड ने अपनी इन्वेस्टर को 47% का शानदार रिटर्न निकाल के दिया है। और वही बात आपको 5 साल और 10 साल में भी इसके परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगी। 5 साल में भी इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 42% का और 10 साल में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर को 25% का शानदार एनुअलाइज रिटर्न निकाल के दिया है। तो अगर हम रिटर्न्स के मामले में देखें तो ये फंड जो है ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क दोनों को आउट परफॉर्म करते हुआ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम इस फंड का कंपैरिजन इसका बेंचमार्क से करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल लगभग सारे होराइजन में ये फंड अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू किया और आपने देखा है कि ये फंड जो है वो पिछले 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में ना सिर्फ अपने कैटेगरी को बल्कि आपके दूसरे मिड कैप फंड को बड़े बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करता हुआ ये फंड आपको दिखाई दे रहा है। तो अगर आप भी अपने लिए किसी मिड कैप फंड की तलाश कर रहे हो तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। और अगर आप पहले से इस मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कंटिन्यू इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 10 साल से ऊपर का है और आप वेरी अग्रेसिव इन्वेस्टर है, यानी कि आप अपने पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी आप इस फंड को कंसिडर कीजिए। क्योंकि फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल में जो स्टॉक मार्केट, पिछले 2 से 3 साल में स्टॉक मार्केट जो है उसमें किसी भी तरह का गिरावट देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से इस फंड का भी रिटर्न आपको आसमान को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जब इस स्टॉक मार्केट में कोविड-19 जैसी सिचुएशन अगर आ गई और गिरावट हो गई तो तब इस फंड के परफॉर्मेंस को हमें जज करना होगा। और ऐसा देखने को मिलेगा कि इस फंड का जो रिटर्न है वो अपनी दूसरी कैटेगरी के एवरेज में बहुत ज्यादा इस फंड में गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपके लिए लाता रहूंगा। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।